अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज ज़रा बात करेंगे उस मुलाकात को लेकर जो सीएम केपी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान हुई। इस मुलाकात में बहुत से आम पहलू सामने आए। हालांकि पीटीआई का एक हल्का अभी भी उस मुलाकात से लाइल्म है, उन्हें समझ नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि मुलाकात के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर यही कहते रहे, मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं जाना। मुलाकात के बगैर आगे नहीं चलता आदमी। फिर एक तालिबा का वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सवाल सीएम केपी से किया कि जिन पर आप कहते हैं जी जाली हुकूमतें हैं, करप्ट हैं, डीफंक हैं, वोट खा गए वो हमारे। 13 साल से आपने तो तरक्की की नहीं, लेकिन उस सूबे या उन हुकूमतों ने तरक्की शुरू कर दी है, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो उस पर वो इधर उधर की बातें भी की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी आप किसी जमात से हैं, ये भी इल्ज़ाम लगा दिया। फिर बाद में कुछ सवाल का जवाब भी देने की कोशिश की, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री ऐसी चीज़ थी नहीं कि जो वहाँ पर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाते। क्यों ऐसा होता है? जवाब देने की बजाय इल्ज़ाम की सियासत क्यों है? फिर एमक्यूएम के साथ भी ज़रा आज बात करके देखेंगे, एमक्यूएम विफाक से इतना कट क्यों गई है, या फिर सूबे की सियासत में एमक्यूएम का रोल इतना छोटा क्यों हो गया, क्या वजह है? फिर लोकल गवर्नमेंट पर भी आज ज़रा बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से भी ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी, इन सारे मसाइल पे होगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। उसके तनाजुर के बाद ये मामला कि सीएम केपी और वज़ीर आज़म की मुलाकात होना, और केपी में भी बहुत बड़े लेवल पर दहशत गर्दी से मुतासरा एक सूबा है, उसमें बेहतरी के लिए इकदाम होना। फिर वज़ीर ख़जाना का एनएफसी अवार्ड को लेकर ये कहना कि जी केपी को एनएफसी अवार्ड का जायज़ हक मिलने जा रहा है, माली उमूर ये डिस्कस। तो ये मुलाकातें होती हैं, तो उसके बाद उसके आउटकम्स भी आते हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अहमद साहब एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक शर्जील अवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों से इस पर बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है अल्लाह अल्लाह करके ये कुफर टूटा है। चले मुलाकात तो हुई, और फेडरल और सूबा बगैर मिले आगे बढ़ भी नहीं सकता। ये बात आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक वर्किंग रिलेशन है। इस मुलाकात को लेकर पीटीआई के अंदर भी कुछ 2-3 तरह के मामलात आए। सलमान अकरम राजा साहब ने तो लाइल्मी जाहिर कर दी, या खुद नहीं बताना चाहा इस मामले को लेकर। लेकिन एक अच्छी मुलाकात हुई, हेल्दी मुलाकात हुई, ये एक अच्छी चीज़ है। क्या इसके आउटकम्स आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह मान रही, बहुत शुक्रिया अरसान साहब। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब से पहले तो जो बलूचिस्तान में आज जिस तरह से दहशत गर्दों ने अवाम नास को, सरकारी अमलाक को और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, मैं उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक मजमूम साजिश जो बैरून मुल्क से जिसके ताने बाने मिलते हैं, हमें भी रहसन कौम हर शख्स को इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और इसके खिलाफ अपनी अफवाज के साथ सीधा सफर होकर खड़े होना चाहिए, जो भी हमारी कैपेसिटी है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे पास इस तरह के इतनी बहादुर फौज है जिन्होंने इन दुश्मनों का पहले भी मुकाबला किया और इनको इंशाल्लाह आइंदा भी शिकस्त ख्वाहिश होगी। कभी भी कोई भी तहरीक अगर आम आदमी की जान लेती है, सरकारी अल्लाह को नुकसान पहुंचाती है, वो मैं नहीं समझता कि वो बलोच कू के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो किसी और टारगेट पे है। जहां तक अब आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए, हर पोलिटिकल वर्कर, हर पाकिस्तानी अरसलान इस वक्त ये चाहेगा कि पाकिस्तान में जो आम आदमी की हालत जार है, मैं बिल्कुल कोई लगी लिपटी किए बगैर, जैसे आपने चीफ मिनिस्टर केपी से उस सवाल का कहा कि जी वहां बाकी इलाकों में तरक्की हो रही है, कहाँ, मतलब मुझे नहीं समझ आई कहाँ तरक्की है। अगर लाहौर शहर में एक माँ और बेटी एक गटर में डूब कर फौत हो जाए और उसके वालिद पर तशद्दुद किया जाए, अगर कराची में लोग एक प्लाजा में जिंदा जल जाए सैकड़ों की तादाद में, और हर रोज इस तरह के वाकयात हमें नजर आए कि हमारे इमरजेंसी वार्ड्स में चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स के ऑक्सीजन के बगैर बच्चे फौत हो जाए, हर रोज नए वाकयात हो, तो मुझे नहीं मालूम आपने उस तरक्की का नाम क्या, किसने इसका नाम तरक्की का रखा हुआ है। हाँ, अगर सब लोग मिलकर ये तय कर कि हम अपने आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात को जाती रंजिश में नहीं बदलेंगे। हमने बहुत सारी वक्त को जाया कर दिया। हमारी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पाकिस्तान में है इस 76 साल में, और डे बाय डे मायूसी बढ़ती जा रही है। मैं इस मुलाकात को खुशाइन समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए होने चाहिए। और अहले इख्तियार ही होते हैं, अहले इख्तियार ही होते हैं जो किसी भी
डायलॉग को कामयाब इस सूरत में करते हैं कि वो अपनी ताकत का, अपने अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल नहीं करते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात ना तस्लीम करने की एक कोशिश और तहरीक इंसाफ को सिस्टम से बाहर रखने की काबिश ने पिछले 4 साल में जितना इस सारे निजाम को पे क्वेश्चन मार्क किया है, उसी तरह से आम आदमी को भी मायूस किया। अगर प्राइम मिनिस्टर, वो और बात है हम इलेक्शन को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और उनके तर्जुमान ये समझते हैं कि वो खुलूस नियत से इन सारे मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये गेम अब उनके कोर्ट में है। अगर कोई एक तरफ डायलॉग की सूरत में अब लोगों को दिखाएंगे जी बातचीत तो हो रही है, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है। अगर हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं तो फिर हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा एलिमेंट इस बात का कायल है कि डायलॉग, गुफ्तो शनीर और संजीदगी और तामुल से बात को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग हैं जो जरा मुख्तलिफ सोचते हैं, लेकिन अगर नताइज अच्छे हैं, हुकूमती रवैये से ये महसूस हो कि हाँ वो पॉलिटिकल हमें अपना अपोनेंट समझते हैं, हमें जाती मुखालिफ नहीं समझते, वो हमारी सियासत से इख्तिलाफ रखते हैं, वो हमारी जान के, इज्जत के और माल के दुश्मन नहीं है, तो फिर हमारी तरफ से भी चीजें बेहतर होने का इम्कान। ठीक हो गया। चले, मैंने इसीलिए पूरी बात आपकी ली कि इस पर हमने बड़ी आज डिटेल बात करनी है। शर्जील साहब, नदीम कुरैशी साहब तो कह रहे हैं जी कि तरक्की पहले बताएं क्या है पंजाब में। दूसरा जो मुलाकात हुई सीएम केपी की और वजीर आजम की, बड़ा अच्छा एक खुशाइंद इकदाम ये होता है कि आपको किसी न किसी सूरत देखें हुकूमत में रहते हुए मिलना तो पड़ता है और फेडरल के साथ आगे चलना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। उसके सम्राट भी आ रहे हैं, वजीर ख़जाना ने कहा जो बाकी एनएफसी के मामलात हैं वो भी हल हो जाएंगे जल्दी, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं जी कि और बहुत सारे मामलात हैं जो उन्होंने पॉइंटर्स उठाए। देखिए, पहले तो बात है नदीम साहब को मैं ये बात बताऊं कि पाकिस्तान की ये कहते हैं तरक्की क्या हुई है। पहले देखना, पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो 98 नंबर पर आ गया है दुनिया के, और ये तरक्की इनको आप नहीं नाते लाहौर आकर देख भी नहीं तरक्की कहते किसको है, इस्लामाबाद जाकर देख भी नहीं तरक्की कहते किसको है। मुझे समझ नहीं आता नदीम भाई, हालांकि मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बड़े अच्छे साथी भी हैं, लेकिन ये बात है वो इनको चाहिए पीटीआई में शमूलियत कर लें। इतना तो पीटीआई के लोग पीटीआई की तारीफ नहीं करते जितनी ये करते हैं। और देखें, वज़ीर-ए-आला केपी के को तो पहले दिन होश के नाखून ले लेने चाहिए थे और अपने सूबे के लिए आके वज़ीर-ए-आज़म को मिलना चाहिए था। उनको देखना चाहिए कि वो एक पार्टी के रहनुमा नहीं है, वो एक सीएम केपी के भी हैं और पूरे केपी के की जो जिम्मेदारी वो उनके ऊपर है। और आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और रूस के ऊपर है, और क्या एक दफा भी वज़ीर-ए-आला केपी के ने अफगान तालिबान की या पार्टियों की कोई मदम्मत की है? नहीं की है। ये सिर्फ बुग़्ज़े सैयद हाफिज आसिफ मुनीर में, बुग़्ज़े सैयद मोहसिन नकवी में मुब्तला है, इनका कोई इलाज नहीं है। और इन्होंने तो अब बस वतीरा बना लिए कि बिला वजह तनकीद करनी है और झूठी अपनी पीटीआई के अपने उनको बताना है कि हम पीटीआई वाले बड़े मशहूर हैं। यकीन लोग पीटीआई का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। यकीन पाकिस्तान की जिस गली में जा रहा हूँ लोग पूछते भी नहीं है पीटीआई को। ये हालात हो गए पीटीआई। आप तो हाँ, आप आजकल दौरे पर भी हैं, आप मेरा ख्याल फैसलाबाद मौजूद हैं जहाँ पर आप इसी काम पर निकले। ये बताएं, ये जो अभी मुलाकात हुई है साजिद साहब, एक तो मैं ज़रा एमक्यूएम के हवाले से लाजमी बात करूँगा। एक बड़ी जमात और एक बड़ा अहम एमक्यूएम हिस्सा हुआ करती थी हमेशा से ही पॉलिटिकल, एक पटरी का और एक ट्रेन की सूरत में सबसे अहम डब्बा भी होती थी। क्या वजह हुई है? पहले ज़रा आपकी दानिश में हम अगर ये जानना चाहें, जो हर बंदा सवाल भी करता है कि एक अहम जमात थी, बिल्कुल विफाक की सियासत से हट गई है और बिल्कुल विफाक के मंजरनामे, हाँ आपके पास सेहत की वजारत मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन एक विफाक की वो अहम सियासत से क्यों हट गई है एमक्यूएम पाकिस्तान? अभी मौजूदा जो पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनको कन्वेंस कर रहे हैं सिंध के हवाले से। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के आप हालात देख रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया को पता है, सब देख रहे हैं। और अल्लाह ताला वो ये कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज को और हिम्मत ताकत दे ताकि इस किस्म के एलिमेंट को जो कि दूसरे मुल्कों की पुष्पनाई पर, भारत की इसराइल की पुष्पनाई पर पैसे लेकर और मालूमात लेकर और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सूबे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आम लोगों का सिविलियन का कत्लेआम कर रहे हैं। सिविलियन का कत्लेआम करने का उनका मकसद बुनियादी ये कि उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, उनके अपने टारगेट्स गोल्स नहीं है, उनका असल मसला कोई हुकूक कुछ भी नहीं है। असल मसला उनका मेरे ख्याल में पैसा है
कि पैसे लें, काम करें, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करें, सी पैक ना बनने दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करें, यहाँ की फौज को कमज़ोर करें, इस मुल्क को कमज़ोर करें। असल मसला ये है ना सारा। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल ओवरऑल चल रही है, इस वक्त जो जो माशी हालात, माशरती हालात आप देखें, फाइनेंशियल हालात, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की सिचुएशन, जो कर्ज हैं मुल्क पर, वो सब कुछ है। तो इस पूरी सिनेरियो के अंदर हुकूमत खुद ही बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन सर, जो एक आपके पास भरपूर तरीके से मैंडेट रहा हमेशा सिंध में, खासतौर पे कराची का मैंडेट, कराची की सूरत हाल देखें, मैं सारी अभी आप तमाम हजरात से बात करूंगा ज़रा लोकल गवर्नमेंट और उसकी अहमियत पे, क्योंकि आप ही सारी जमातें हैं जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना था। 18वीं तरमीम के बाद बड़ी जय जयकार हुई थी कि कमाल हो गया, सूबाई खुद मुख्तारी आ गई। हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। खुद मुख्तारी अगर सूबे के पास आ गई है तो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट का बड़ा मसला है, और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं किया जा रहा है। और ये मैं एक दौर की बात नहीं करूंगा, मैं नून में अभी रिसेंटली 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, जब MQM या पीपल्स पार्टी एक साथ थी और वसीम साहब मेयर थे, तब वो कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। PTI के दौर में भी हमने यही देखा। तो करेगा कौन ठीक अगर ये सारी पार्टीज नहीं ठीक करेंगी इस चीज़ को? तो आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि एक अहम चीज़ रही है हमेशा MQM, क्या रोल है इस वक्त सूबाई असेंबली में MQM का? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है इस वक्त, सिटी गवर्नमेंट कर रहे थे ना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अच्छा, दुनिया के अंदर ये पावर बहुत एम्पावर है, ये सिस्टम बहुत एम्पावर है, पावरलेस नहीं है, पावरफुल सिस्टम है ना। और यही वजह है कि वो कामयाब भी है। कि आप सादिक खान को देख लें, अपना लंदन का मेयर, दुनिया जानती है उनको, ठीक है ना। आप अभी जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जो जीते हैं उनको दुनिया जानती है। अच्छा, असल मसला दुनिया के अंदर जो बुनियादी काम होते हैं ना, जो सिविलाइज महज़ब ममालिक के अंदर बुनियादी काम करती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और वो बहुत एम्पावर है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, पाकिस्तान में हमेशा हुआ ये कि जब जब डिक्टेटर आए तो उस वक्त तो बहुत एम्पावर रही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और काम भी हुआ। मिसाल के तौर पर अभी हालिया पिछला बार जो परवेज मुशर्रफ साहब को गुजरा है, उन्होंने मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए थे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ना, ठीक है ना। और मुकम्मल फंडिंग वफाक से उनके पास आ रही थी। दुनिया ने देखा कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो मेयर थे सबको डट के पैसा मिला, और सबने डट के काम भी किया। अब उसी वही पाकिस्तान की तारीख में शायद वो 4 साल दौर था मुशर्रफ साहब का, जब MQM को सिटी बल्दियाती गवर्नमेंट MQM बल्दियाती सिस्टम MQM जीती थी, उसके बाद मेयर MQM का आया। तो जितना काम उस ज़माने में हुआ है ना मुशर्रफ साहब के ज़माने में, शायद पाकिस्तान की तारीख में कराची में इतना काम कभी नहीं हुआ। और दुनिया ने उसको फिर एक्सेप्ट भी किया कि कराची तब्दील हुआ, अंडर पासेस, ब्रिजेस। असल मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करना। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फ्यूडल सिस्टम है, जो जमातें इस वक्त मौजूद हैं, जागीरदाराना सिस्टम है। मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर इलेक्शन का अनाउंस होता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो डर क्या है? अभी इस्लामाबाद के अंदर अनाउंस हुआ था कि इलेक्शन होने वाले हैं, कैंसिल हो गए। खौफ क्या है ऐसा? क्या मसला है ऐसा? ठीक है ना। आप लोकल असल में एक खौफ ये भी है, जो फ्यूरस माइंड की जमातें हैं, उनका खौफ ये भी है कि दुनिया में लीडरशिप नीचे से निकलती है ना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से निकलते हैं ना। पहला स्टेप ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है कि यहाँ से काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, नाजिम बनता है, टाउन नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, चीज़ों को सीखता है, गली मोहल्ले के मसाइल को सीखता है, फिर वो टॉप लेवल पर जाता है, और फिर उसको इलाक़ाई मसाइल से लेकर दुनिया के मसाइल का उस दुनिया के मसाइल पर उसकी आगाही होती है। जब पाकिस्तान में इस सिस्टम को, जो मेन सिस्टम है ना, उसको पावरलेस किया हुआ है, उसको इख्तियारात नहीं दे रहे। अभी पिछला बार आपने खुद कहा, भी वसीम अख्तर साहब को गुजरा है, उसमें आप देख रहे हैं MQM लड़ के थक गई, चिल्ला के मर गई, लेकिन इख्तियार नहीं दिए। 28 तरमीम के बाद भी CM ऐसा अच्छा, ये साजिद साहब ये बताएं, आप लोग तो असेंबली में थे, कौमी में भी, सूबाई में भी, गवर्नर भी मौजूद होता है MQM का हमेशा से ही, और उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये खुशकिस्मती थी, गवर्नर बड़ा लंबा अरसा बैठे, बाद में डिसोन कर दिया MQM पाकिस्तान ने उनको, वो जो भी मामला है अलग बात है। कामरान डिसौरी साहब आप बैठे हुए, लेकिन जब वसीम अख्तर साहब थे उनकी मैं बात करूं तो आप लोग तो असेंबली का हिस्सा थे, बल्कि एलाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फिर क्यों वसीम अख्तर साहब हमेशा कहते रहे कि मुझे नहीं इख्तियारात मिल रहे? मैं ये चीज़ आप सारों से अभी बात करूंगा इस पर। नहीं, इख्तियारात नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त भी हम पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में थे सिंध के अंदर। लेकिन असल में मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट फ्यूरियस माइंड के लोग हैं सब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं नाम गलत बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल जो फ्यूरियस माइंड है ना, वो सिस्टम को उभरने, वो नहीं चाहता ये सिस्टम उभरे ना। अच्छा, जो जंग हमारी यही थी कि भाई वफाक कराची तो वफाक को 70%, सिंध को 95% रेवेन्यू दे रहा है। कराची की एक मार्केट पूरे लाहौर के बराबर टैक्स देती है, एक सदर मार्केट, हैदरी मार्केट, कराची का जो इंडस्ट्रियल एरिया अरबों खरबों रुपए फंड दे रहा है। आप इंडस्ट्रियल एरिया की जाकर रोडें सड़कें हुए देखें ना आप, क्या हाल है। कराची एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो जनरेट करके दे रहा है तो आप 20% 30% यहाँ लगा दें। लेकिन अलमिया ये सिंध में असल मसला ये है
कि करप्शन के बहुत ज़्यादा मामला हैं। और सिंध के अंदर सियासत इबादत का नाम है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, बात सोचता हूँ ना, सियासत इबादत का नाम है। आपको लोगों ने वोट दिया, आप लोगों की खिदमत करें। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं जिस ज़माने 10 साल मैं खुद एमएनए रहा हूँ, तो मेरे हल्के के अंदर बलोच भी थे। करप्शन की आप बात करें सर, करप्शन के मामला कहाँ नहीं है? कोहिस्तान स्कैंडल आपके सामने, केपी का। नदीम से पहले ज़रा मलिक साहब तो कह रहे हैं कि मुलाकात तो मसला ठीक है कि हो गई है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि मशीनरी वर्कआउट क्यों नहीं करती? और आप कह रहे हैं कि तरक्की नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो लोग कराची से बसंत मनाने आए हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि कराची और सिंध को ले लें और पंजाब को ले लें, हालात बिल्कुल तब्दील हैं। आप तो खुद मुल्तान से आपका ताल्लुक है, लाहौर आपका गुजर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कहें कि लाहौर में बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ? मैं तो सड़कें देखता हूँ बहुत अच्छी हैं, बल्कि यहाँ तो हमारे इस्लामाबाद से बहुत बेहतर है मामला। देखिए खोकर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर में तरक्की नहीं हुई, लाहौर में काम नहीं हुए। मैं चूंकि मुल्तान से रुकने सकती हूँ, एक तो आपके जो एनालिस्ट हैं उनको थोड़ा सा मेरा तारुफ भी करवा दें। वो मुझे कुछ साफी समझने हूँ, मैं कुछ साफी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हाँ जी, और सबको उनको बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। तो सेकंड ये है सर, गुजारिश ये है कि एक सूबा जो 12 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल हो, वहां सिर्फ एक शहर को तवज्जो का मरकज बना देना। और इस पर हमने बात की है कि आप अगर साउथ पंजाब में 14 अजला हैं, 3 डिवीजन हैं। अगर मुझे पिछले 2 साल में कोई एक फ्लाईओवर, कोई एक अंडरपास, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक स्कूल अगर मुझे बता देंगे, मैं माजरत करूंगा। मैं जाती तौर पर किसी भी मुखासमत का कायल नहीं हूं। मैं आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ को पसंद करता हूं और तहजीब से तनकीद करने को पसंद जी, करता हूं। हमेशा हमेशा ये बात तो मैं इसका मोतरिफ हूँ, आज हमेशा कहता हूँ कि आप समझता लॉजिकल हूं बात करते हैं, ये मैं खुद भी कहता हूँ। कि पंजाब जी जी पंजाब नदीम साहब। देखिए, पंजाब की तरक्की का आगाज उस वक्त मिनिस्टर पंजाब बने थे, चीफ मिनिस्टर। मैं आज भी चौधरी परवेज लाई को जदीद पंजाब का बानी समझता हूँ। इसमें किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। हाँ, शहबाज शरीफ साहब 2 बार वजीर आज़म रहे पंजाब के, लेकिन आज भी अगर पूरे लाहौर शहर में जितने हॉस्पिटल हैं, अरसलान साहब अगर सिर्फ साउथ पंजाब 3 डिवीजन 4.5 करोड़ लोग बसते हैं, सिर्फ लाहौर शहर जितने हॉस्पिटल अगर आप साउथ पंजाब में साबित कर दे तो मैं आपकी बात मानूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सर जरा लोकल गवर्नमेंट पर भी बड़ी जरूरी आप लोगों से बात करनी है, चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे बड़े विन विन सिचुएशन भी बात करते थे। ब्रेक लेते, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे शर्जील साहब, जो अभी साउथ पंजाब की बात की नदीम साहब ने, क्या इस पर कुछ बताना चाहेंगे हमें कि साउथ पंजाब लाहौर से निकल के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वैसी ही तरक्की हो रही है जैसी लाहौर में हो रही है? देखिए, नदीम साहब की तो बात मुझे मैं फिर वही कहूंगा, नदीम साहब हवा में बातें करते हैं। नदीम भाई जाके साउथ पंजाब में देख लें, वहां पे आपको तरक्की नजर आएगी। पता नहीं नदीम साहब किस दुनिया में रहते हैं। ये वहां से कराची से बाहर निकलेंगे तो उनको कुछ नजर आएगा ना। अभी कराची में बैठ के अगर पंजाब के ऊपर बात करेंगे तो वो तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। वो साजिद साहब अपनी बात कर रहे हैं, नदीम साहब तो खुद मुल्तान से हैं। जी, नदीम साहब तो मुल्तान में, खुद मुल्तान में। देखिए, मुल्तान में साउथ पंजाब में कितना ज्यादा काम कराया की हुकूमत ने। आपने देखे मुल्तान के अंदर ये जो किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि PKLI के वहाँ ब्रांच भी बनाई गई है। इसके अलावा दूसरा वहाँ पे हार्ट के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती नदीम भाई क्या बातें करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें मुल्तान का और लाहौर का, आप यकीन करें मुल्तान बल्कि ज्यादा तरक्की हुई है लाहौर से ज्यादा मुल्तान। जो मुल्तान के रहने वाले लोग हैं वो ये बातें करते हैं। मुल्तान में मेट्रो बस नून लीग की हुकूमत ने दी है। इनकी हुकूमत ने तो सिर्फ वहाँ पे ये वो बाजार की हुकूमत में है, उनका भाई जो वहाँ बिठाया हुआ था, जो कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिठाया गया था, वो इन्होंने भी वहाँ पे काम तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि इनके साउथ पंजाब के वज़ीर थे ना, इनसे पूछ लें बुज़दार साहब ने क्या किया साउथ पंजाब के अंदर, सिवाय अपने उनके भाई ने करप्शन किया, CM के नाम पे लोगों से पैसे खाते रहे। उन्होंने किया क्या वहाँ पे? अच्छा चले, करप्शन के मामला तो सर वो तो मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, मैं तो कब से कवर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। करप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी ये दौर है इसमें तो कभी करप्शन हुई नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। मैं कोहिस्तान स्कैंडल का जिक्र कर रहा हूँ, वो उन्हीं के सूबे में हुआ है जो खुद कहते हैं जी करप्शन और चोरी बड़ी खतरनाक बात है। बहुत बड़ा कोहिस्तान स्कैंडल है, अरबों खरबों का मामला है, छोटा नहीं है। उस तालिबा का सवाल नदीम साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा वापस आऊँगा शर्जील साहब आपके पास, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सर।
जो ये स्टूडेंट्स हैं ना, ये वो सवाल पूछते हैं जो वो देखते हैं। अगर उसने पूछ ही लिया सवाल तो क्या कहने की ज़रूरत थी कि आप ये प्लांटेड सवाल है, आपका ताल्लुक किसी तंजीम से? भाई जवाब दे दें उसका, एक प्रॉपर तरीके से उसको बताएं तो। और मुझे वाकई बताएं 13 सालों में ऐसे क्या सुरखाब के पर लग गए हैं केपी में? ऐसा क्या हुआ है? करप्शन तो कंट्रोल नहीं हो पाई वहाँ पर, दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ऐसी बड़ी मैसिव तब्दीली मैंने तो नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। देखिए अफसरान साहब, मैं तो आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। किसी भी सख्त तरीन सवाल का भले आपका कोई मुखालिफ प्लांटेड भी करे, आप उसका तहम्मुल से जवाब दें, उसको दलील में जवाब दें। मैं तो ये समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि उस सूबे के, उस शहर के, उस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। अगर केपी के लोगों ने 3 बार तहरीक इंसाफ को वोट किया है तो शायद वहां कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं आपको को 10 यूनिवर्सिटियों के नाम बता सकता हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल्स के नाम बता सकता हूँ। जब दहशतगर्दी का ये स्पेल शुरू हुआ पाकिस्तान में आज से 10-15 साल पहले, तो सबसे ज्यादा जो जिस सूबे को, जिसकी आवाम को सबसे ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, जो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ वो केपी था। कौन कह सकता सर है गवर्नमेंट को, अच्छा मैं नदीम साहब ये भी आपको बता दूं, आप बिल्कुल मुझे गिनवा सकते हैं 100 क्या 200 चीजें गिनवा। डिसफंक्शनल हैं लड़कियों के स्कूल, और एक नहीं सर, हजारों की तादाद में डिसफंक्शनल हैं। यही टेररिज्म के थ्रेट को लेकर काम था ना इसी सूबे की इंतजामिया का, तो क्यों नहीं किया? देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे अजीज, मैं आपके मैं किसी भी ऐसी चीज से जो सबके सामने मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैं तो गलत नहीं हूँ कि मैं खाम साहब करूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जितनी तबाही केपी में थी, मतलब डायरेक्ट दहशतगर्दों के वहां हेडक्वार्टर्स थे। जितनी बड़ी तबाही रही केपी की, अवाम ने, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा याद होगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, फोर्सेस, पुलिस, हर शख्स ने वहां कुर्बानियां दी। हम तो डायरेक्ट केपी को समझते हैं कि वो जंग का मैदान था। जितनी देर यहाँ अमेरिकन फौजें रही हैं और तालिबान के साथ नंबर आजमा रहे हैं, तो केपी ने तो बड़े नुकसान बर्दाश्त किए। लेकिन आप इस बात को कैसे नजरअंदाज करेंगे कि वहां के लोगों ने 3 बार तरीके से आपको वोट किया। वहां कहाँ है बीएनपी, कहाँ है वहां पीएमएल, वहां कहाँ है पीपल्स पार्टी? कभी जमातें वहां हुआ करती थी। अगर वहां के अवाम की अक्सरियत तहरीक के इंसाफ पर एतबार करती है, वैसे तो मुल्क भर से वोट पड़ा। आज भी अगर आप फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है उनकी काउंटिंग करें तो पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। मेरा कहने का मकसद ये है, हमें आज भी हुकूमतें, मैंने ये तो देखा है कि अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती रही है, ये रिवायत रही है। ये मैंने पहला दौर देखा है कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, हुक्मरान, उनके तर्जुमान और उनके कासालेस सबके सब अपोजिशन की एक जमात पर तनकीद करते हैं फौरन दिन, बजाय इसके कि ये लोगों को ये बताएं कि जी हमने ये काम किया था। तो आप देखें 4 साल हो गए हमारी गवर्नमेंट को। अप्रैल 2022 में खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए था, अब 125 रुपए लीटर है। खान साहब के दौर में जी महंगाई की शरह जो थी वो जितनी थी, आज हमने उसे नीचे कर दी है। उस वक्त बिजली का यूनिट जो था डोमेस्टिक 20 रुपए का था, हमने 10 रुपए का कर दिया। उस वक्त कमर्शियल यूनिट 30 रुपए का था, हमने 15 रुपए का कर दिया। एक चीज की एक कंपेरिजन, अशियाए तो बिजली हो, पेट्रोल हो, बेरोजगारी की शरह हो, फॉरेन रेमिटेंसेस हो, जरे मुबादला के ज़खायर हो, किसी एक चीज में तो उस हुकूमत के साथ ये कंपैरिजन करके बताएं। अब बातों से तो अगर लोग राजी होते तो मेरे भाई फिर तो जो शख्स बात अच्छी कर सकता है वही जीतता। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हालात ये बने हुए हैं कि अपोजिशन की एक जमात तहरीक इंसाफ उसे निशान छीना जाता है, उसके कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। जो कुछ होता है और वो प्रैक्टिस अभी तक चल रही है। अभी 2 पंजाब में बाई इलेक्शन थे, मतलब ये अनोखा एक निजाम है कि किसी शख्स को कागज ही नहीं जमा करवाने दिए गए। ये पॉपुलर बहुत है, अवाम से डरते हैं, ये जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वोट से डरते हैं, इनको कोई खौफ नहीं है किसी भी शख्स का। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कर्ज पे कर्ज लेकर पाकिस्तान की 76 साल की आप हिस्ट्री उठाएं, सारे लोन्स ले, और ये पिछले 3 साल के लोन्स देखे हैं। आपने एक तमाशा लगाया हुआ है, आप कर्ज लेते हैं, सड़कों पर लाइटें लगवा रहे हैं, सिर्फ लाहौर शहर। ये मेरे भाई ने भी फरमाया था कि पीके इन्हें मालूमात ही नहीं है, ये थोड़ा पढ़ लें, ये टीवी पे बैठे हैं, सच न्यूज पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करें, ये रीड करें। साउथ पंजाब कहते हैं किसे? इन्हें ये नहीं पता होगा कि साउथ पंजाब में शुजाबाद कहाँ है, इन्हें यही नहीं पता होगा साउथ पंजाब में मियांवाली कहाँ है, इन्हें यही नहीं पता होगा साउथ पंजाब में लोधरा कहाँ है। तो भाई साउथ पंजाब 4.5 करोड़ लोग बसते हैं,
हमें कोई अपन ठीक पंजाब है, से अफवाह चले दिखाई है। अब जरा चूंकि आप लोकल गवर्नमेंट की सर आप सारों पर जिम्मेदारी है। साजिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी इक़्तिदार में लंबा अरसा रहे हैं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, हर लिहाज से आपको सीट्स मिलती रही हैं, क्या ऐसा लोकल गवर्नमेंट के लिए आप लोगों ने कमाल कर दिया? चले वो तो मुशर्रफ के दौर में हो गया, हम सारे उन्हें डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन आपकी लोकल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा तभी काम किया, और शायद इस वजह से कि उस वक्त असम्बलियाँ डिफंक्ट थी, असम्बलियों के पास ताकत नहीं थी, तो बेहतर था कि लोकल गवर्नमेंट से काम चलाया जाए। तो चले हो गया, जैसे भी हो गया। अब तो आपकी असम्बलियाँ ताकतवर हैं, और 18वीं तरमीम के बाद आप लोगों के पास यही इस्तेहकाक था कि आपने सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ही यही है कि आपने नीचे तक उस इक़्तिदार की मुंतकली, पैसों की बेहतर मुंतकली, NFC में भरपूर हिस्से की डिमांड करते हैं, नीचे जाता नहीं है। आपने बतौर असम्बली मेंबर सब लोगों ने ऐसा क्या किया है कि आपका सूबा बेहतर काउंट हो जाता, आपके सूबे में ऐसी तरक्की हो जाती कि लोग कहने वाले कहते कि ये हो गया वो हो गया? इंटीरियर सिंध देखें, आप लोगों का ताल्लुक तो सिंध से है ना, हैदराबाद देख लें, चलें बाकी सबको छोड़ देते हैं, हैदराबाद देख लें, मीरपुर खास जहाँ से बहुत वोट मिलते थे MQM को, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। एक तो जब 18वीं तरमीम पास हुई थी उस वक्त MQM ने उसको सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करने की बुनियादी वजह भी ये थी कि छोटे सूबों को इख्तियारात नहीं थे। हमने सोच कर साथ देख नहीं चले छोटे सूबे स्टेबल होंगे, वफाक से इख्तियारात मतलब लेकर आगे जाएंगे, सूबों में जाएंगे, सूबे डिस्ट्रिक्ट को देंगे। तो 28 तरमीम में कुछ चीज़ें तय हुई थी ना उस वक्त मैं खुद भी यहाँ मैंने था। उस वक्त चीज़ें तय हुई थी कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स जो सिटी जो ज़िला देगा ना, सबसे ज़्यादा फंडिंग वहाँ होगी, नंबर 1। सेकंड ये था कि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगी वहाँ फंडिंग होगी, ठीक है ना। थर्ड ये था कि अच्छा इन दोनों चीज़ों में आबादी भी कराची की ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा टैक्स की जनरेशन भी, रेवेन्यू जनरेशन भी कराची से, तो सबसे ज़्यादा फंडिंग कराची में लगनी चाहिए, हमारा क्लेम ये था ना। अच्छा, जब वफाक से तमाम चीज़ें डिवॉल्व होकर सूबों के पास आ गई, तो अब सूबे डिक्टेटर बन गए। अब जो सिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट सिटीज़ जो सिस्टम है, जो यूसीज हैं, जो टाउन है, जो चेयरमैन है, जो मेयर, वो सूबे से अख्तियार की लड़ रहा है, और सूबा उनको देने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे ख्याल मैं समझता हूँ, देखिए अभी इतनी डिबेट हम आपने की है, PTI के दोस्त मेरे बैठे हैं, एक सहाफ़ी और बैठे हूँ तज़िया देने अपना, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, सब बैठे हैं ना। असल में बुनियादी हल पाकिस्तान के अंदर ये है कि मिसाल पर जब पंजाब की बात अभी हो रही थी कि पंजाब में, ठीक है, लाहौर में हम जाते हैं, कराची से लाहौर, हम तो कराची का जो शख्स लाहौर जाता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, यार कितना काम हो वहाँ पर, यार कितना काम वहाँ पर कर रहे हैं ना। और वो शहबाज शरीफ हों, परवेज मुशर्रफ हों, वो सॉरी शहबाज शरीफ साहब CM ने किया, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, कहना चाहिए सर, बोले बोले कर रही हैं, बहुत लोग कहते हैं। हाँ, अब इन्होंने किया, परवेज राय साहब ने बहुत काम किया, उन्होंने हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है ना। असल में सिंध का और पंजाब का मसला ये है कि पंजाब ऑन कर रहा है पंजाब को, और सिंध में जो बैठे हैं ना हमारे पीएस पार्टी के लोग, वो सिंध ही को ऑन नहीं कर रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट सिंध को वोट मिलते हैं। चलिए कराची में तो उनको वोट बैंक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उनको वोट मिलते हैं, वो सिंध को ऑन नहीं करने को तैयार नहीं है। सिर्फ कराची का हाल नहीं, आप इंटरेस्ट सिंध जाकर देख लें, आप क्या कितना बुरा हाल है कि लग रहा है लोग पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। सर मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, इंटीरियर जी, से मैं खुद देख चुका हूँ, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद का तो क्रिकेट ग्राउंड ही डिसफंक्शनल है। लेकिन सर पूछने की बात, आपके मेयर भी तो रहे हैं, काम क्या हुआ है भाई? ये क्यों अब आप क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आने दे रहे? क्या आपने क्या कोशिश की, बताओ, आप तो खुद असेंबली का हिस्सा, क्या कोशिश की आप लोगों ने कि ऐसा कुछ कर दें कि पीपल्स पार्टी और आप बैठ के कि चलो लोकल गवर्नमेंट इंपावर हो जाए? इसके लिए भी एक तरमीम आएगी, तरमीम के बगैर नहीं होगी क्या? तो है, आइन का पार्ट है, आइन देखें, आइन का अंदर हिस्सा है ना, आइन का आर्टिकल 148 एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल है, बिल्कुल बेहतर आपने बताया। जो चीज जस्टिस गए सब कुछ, या तो आइन के हिस्से को फाड़ के फेंक दें आप, इस आइन को फाड़ के फेंक दें, या इनमें जो शिक है उनको फाड़ के, इम्प्लीमेंटेशन किस चीज में नहीं है, हर चीज पार्ट है, वो उस किताब का पार्ट है। कुछ बात होती है उसको खोला, आपने सामने पढ़ दिया, ठीक है ना, बता दिया। लास्ट टाइम चीफ जस्टिस पाकिस्तान गए थे, जो रिटायर हुए हैं, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि हम क्योंकि वसीम अख्तर भाई ने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी आर्टिकल 148 के इख्तियार तहत, तो आखिरी को फैसला दे गए थे कि भाई मुकम्मल इख्तियार दिए आइन के आर्टिकल 148। इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? कि डंडा मारे? क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से बहुत, क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अहम है, या सिंध से बहुत ज्यादा अहम है? कि वो एक जमात को न जाने वो कितनी अखरा परवरी का यहाँ कर रही सिंध के अंदर, करप्शन, चोरी, लूट मार। तो वोट क्यों मिल रहे हैं सर? वोट क्यों मिल रहे हैं? ये तो PTI भी कहती है हमें वोट मिल रहा है, तो वोट क्यों मिल रहे हैं? जिस तरह से वोट सिंध के अंदर
गरीबों से लिया जाता है, सबको पता है, आपको हमको, ठीक है ना। एनआईसी पहले ले ली जाते हैं उनसे, एफआईआर कटवा दी जाती है, जेलों में बंद, एक सिस्टम है ना। आप तो खुद हैदराबाद के हैं, आप तो बेहतर जानते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, कि अभी जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं, किस तरह से सिंध के अंदर लोगों को जितवाया गया है, मुर्सा साहब किस तरह से बने हैं कराची के मेयर, आपको हमको नहीं पता यार, सब आप सब पता है ना। तो हम सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, हम उस ताकत सर से सवाल कंवर कर रहे नवीद हैं। थे, कंवर नवीद मेयर थे, तो जहां पर ज्यादा अच्छी आबादी थी ना हैदराबाद के अंदर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान के लोगों की या वर्कर्स की, वो बड़ी जल्दी वहाँ काम हुआ। जहाँ पर दूसरी आबादी थी जैसे कासमाबाद और दीगर एरिया, वहाँ पर काम ही नहीं हुआ। कहा गया कि हमने तो कह दिया था, लेकिन यूसी के जो करता धरता है उन्होंने काम नहीं किया। ये तो हमारे जवाब होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं खुद जिस हल्के से एमएनए था ना, मलिर का, NA 257 का, उसमें शीश महल का एक इलाका है, तमाम पीपल्स पार्टी के वोटर बलोच सिंधी हमारे भाई रहते हैं और सदियों से रहने हैं वो। मुझे बुलाया, मैं जीतने के बाद वहां पर गया, मुझे बोलेंगे सर यहाँ से सड़क निकालनी है, मैंने वो सड़क बनवाई, सर्विस का काम करवाया, वाटर का काम करवाया। जब सेकंड टाइम मैं एमएनए के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो 20% वहाँ के बलोचों ने मुझे वोट दिए। बोलेंगे भाई हम आपको जानते हैं, पार्टी को अब नहीं जानते, आपने आपको सर जानते बड़ी अच्छी बात कही। यही हैं। चीज मैं काम हर नहीं वक्त है। यही बात करता हूँ, ये काम एमएनए एमपीएस का नहीं है ना सर, यही तो काम लोकल गवर्नमेंट का है। ये जो पानी के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, चले लेकिन हम उसमें एम्पावर ही नहीं उसमें करते। ये सारे एमपीएस ने काम पकड़ लिए हैं। देखिए, अब इस डिबेट को आगे ले जाए थोड़ा सा। अब हम हल पे पहुंचे ना, कि हल क्या है। मिसाल के तौर पर पंजाब की 9-10 करोड़ की आबादी है, सिंध की अपना आबादी, कराची की 3-3.5 करोड़ की आबादी, इंटीरियर सिंध 4 करोड़ की आबादी, ये 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ में सूबे बने हुए हैं, सही ना। एक सीएम है उसके ऊपर, और चंद गुजरा है जो कि मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जिसे संभाला भी नहीं जा रहा। तो बेहतर यह है कि इंतजामी यूनिट्स बनाए जाए। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22-23 सूबे बनने चाहिए, इंतजामी अच्छा, यूनिट बनने चाहिए। आप लोग इस हक में, एमकेएम पाकिस्तान इस हक में? बिल्कुल हक में है वो, इसलिए कि सूबे बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अब एक सीएम है, उससे संभाला जा नहीं रहा, विजिट वो पूरे सूबे का कर नहीं सकता, सिस्टम कोई है नहीं, सही ना, सब लड़े भिड़े हुए हैं आपस में। हम टॉक शोज में आते हैं, सब लड़ जाते हैं, मसाइल एक तरफ हो जाते हैं, हमारी लड़ाइयाँ आगे आ जाती हैं, इश्यूज पीछे चले जाते हैं, हमारी लड़ाइयाँ गालम वो तो गलोच सर आगे आ सूबे जाती नए भी बन गए तो लोकल गवर्नमेंट को कुछ नहीं हैं। मिलेगा। ऊपर बैठा बंदा कहेगा मैं हूं ना, जब सूबा बन गया तो तो मैं ही कर बेहतर लूंगा ये काम। ये भी तो बेहतर सर ये एक प्रॉब्लम है। शर्जील साहब, मैं आपसे भी और अभी नदीम भाई से भी इस पे बात करूंगा। सर ये जो लोकल गवर्नमेंट की साजिश साहब बात करें, क्यों एम्पावर नहीं करने दे रहे लोकल गवर्नमेंट को? 3 साल से तो यहाँ भी रुकी हुई है, पंजाब में ये मामला। चले नदीम कुरैशी साहब प्लीज, लोकल गवर्नमेंट सर, ये मत कहिएगा कि पीटीआई के दौर में बहुत अच्छी थी। मैं तो कहता हूँ सारे दौर में मुझे तो एक ही जैसी लगती है। पता नहीं मुशर्रफ के बाद कोई दौर ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि बड़े कोई कमाल काम हुआ हो। देखें, जो लोकल बॉडी सिस्टम केपी में तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाया, मैं आज भी समझता हूँ कि सेकंड टर्म में जो गवर्नमेंट मिली तहरीक इंसाफ को केपी में, उसकी वजह वो लोकल बॉडी सिस्टम का स्ट्रेंथन होना था। अगर से वो 100% नताइज ना दिए जा सके, लेकिन आज भी मैं खुद लोकल बॉडी का पार्ट रहा हूँ। 3 टर्म में मैं लोकल बॉडी सिस्टम में रहा हूँ, उसके बाद असेंबली में मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया। मैं आज भी समझता हूँ जो मुस्बत सर्विसेज हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, अभी जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया, लाहौर में तरक्की हो रही है, तो आप कौन सा लोकल बॉडी सिस्टम है जी? मैंशन हुआ है। एक शख्स के पास जब अख्तियार होगा तो वो फिर अपने मनपसंद इलाके में मनपसंद कामों पर तवज्जो देगा। मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडी सिस्टम हमारे मसाइल का बिल्कुल बड़ा हल है। और अगर लोकल बॉडी सिस्टम मजबूत होगा तो कम अज कम आम आदमी की जिंदगी में जो फ्रस्ट्रेशन है, नदीम आम कुरैशी आदमी का साहब, जो ये उसको जो करेगा कौन? मेरा सवाल यही तो आप ही लोगों ने करना है ना। असेंबलियों में आप लोग बैठे हैं, करता धरता आप लोग हैं, वोट आप लोगों को मिला है, आपकी लीडरशिप है, क्यों नहीं करते? मैंने तो पहले पीटीआई को देखा बड़ी बात करते रहे, हमें लगा आएगी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। फिर यही नून लीग भी कहती रही, नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट पे 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज्यादा कहती रही कि जी हमने इसकी बड़ी विन विन सिचुएशन ली, कुछ नहीं हुआ। अब कौन करे? अब एक तरमीम और 28वीं आएगी तब होगा। ये बगैर तरमीम के नहीं हो सकता ये काम। हाँ बिल्कुल, आप ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो तरमीम भी यहाँ वो आती है जिसमें अशराफिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बेनिफिट हो। आम आदमी के लिए तो कोई तरमीम नहीं आती। आप ठीक कह रहे हैं, असेंबली में बैठे लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की टूटी फूटी जमहूरियत है, तो यहाँ अपोजिशन के लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। और आप तहरीक इंसाफ को, जिसको 3.5 साल की गवर्नमेंट मिली हो, उससे वो क्वेश्चन नहीं कर सकते जो 40 साल से यहाँ इक़्तिदार पे है। इन्होंने क्या सिंध में देखे ना, सिंध में 20 साल से, ये फाइज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। आप कराची की शराब को छोड़ दें, अगर किसी ने 1820 में जाना है
किसी ने किसी को वो माजी देखने का शौक है, तारीख देखने का शौक है, वो पंजाब से निकले मोटरवे पे इंटरचेंज जैसे कश्मीर आता है, नीचे उतरे कश्मीर से और वो कदकोट जाए, वो कश्मीर जाए, वो सारे इलाके देखे, वो लगेगा उसको वो 1820 से 1780 में आ गए। इसके बावजूद वहां माशाल्लाह भुट्टो जिंदा है। तो मैं इस बात पर पड़ा कि जो लोग 20-20 साल से इक़्तिदार में है वो करते भी कुछ नहीं है, और उनके पास ये बड़ा दलील है कि जब वोट मिलता है, भाई ये अगर वोट आम आदमी ने आपको वोट दिया फिर तो सुभान अल्लाह, फिर तो छोड़ दे लोगों को। फिर जब अगर आम आदमी चाहता है यही है कि उसके मसाइल हल ना हो, आम आदमी अगर चाहता यही है कि हालात ऐसे जुड़ के दूर रहे, तो फिर हमें टेबल टॉक करने की, टीवी शोज करने की या तनकीद करने की जरूरत क्या है? मैं नहीं समझता कि लोग ये चाहते हो जो कुछ उनके साथ हो रहा है। हाँ, जबर से एक ऐसा निजाम बना दिया गया है जो अशराफिया के 8-10 लाख लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये अशराफिया के जो 8-10 लाख लोग हैं वो हर शोबे जिंदगी से वो ये एक क्लब है, ये एलीट का एक क्लब है। जो इस क्लब का मेंबर बन जाता है वो बाकी लोगों से कहता है भी आप लोग भाड़ में जाए, मैं तो बड़े सेफ हाउस में आ गया। तो आज भी मेरी राय ये है कि बड़े लेवल पे साजिद साहब ने जैसे इंतजामी यूनिट्स का जिक्र किया, वो तजवीज भी हो सकती है। यकीनन अब जितनी बड़ी आबादी है वो नहीं कंट्रोल हो सकती। कोई एक शख्स लाहौर में बैठ के तो सुपर हिम्मत भी हो, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो 12 करोड़ लोगों को इस तरह से लुक आफ्टर करे कि हेल्थ भी वो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल और कंक्रीट डिस्कशन, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एक गवर्नमेंट के हिस्से का कि लोकल बॉडीज भी एम्पावर हो जाएं, जब डायलॉग्स होते हैं या मुलाकातें होती हैं तो बेहतरी भी आती है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए लचक भी पैदा करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ थे, साजिद अहमद साहब हमारे साथ थे, मलिक शर्जील अमान साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बिजनेस का सबसे बड़ा एक मरकजी इदारा है जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़ा है। उन्होंने करप्शन के बारे में, उन्होंने पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, आम आदमी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली एक रिपोर्ट शाया की है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, FPCCI ने क्या कहा है उस पर बात करेंगे। FPCCI ये कहती है कि रिश्वत की वजह से मईशत जो है वो बड़े खसारे में है। 68% लोगों का ये मानना है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिस से पाला पड़ा है तो वहाँ पर फाइलें लेकर गए, कोई मसला लेकर गए, तब अंदाज़ा हुआ है कि रिश्वत सतानी ने क्या क्या परेशानियाँ बना रखी हैं। जब तक वहाँ वास्ता ना पड़े तो पता नहीं चलता कि रिश्वत है या नहीं, इसलिए शायद लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। दूसरा, उन्होंने FBR के सिस्टम्स, बाकी चीज़ें, जहाँ जहाँ पर रिश्वत का मामला, जहाँ जहाँ पर मुश्किलात, जहाँ जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ जहाँ पर ओवर रेगुलेशंस है, उस पर बात की है, जिसकी वजह से एक स्लो डाउन होना या ब्रेक डाउन लगा है बिजनेस को। क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो खुद FPCCI से भी पूछ लेते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से भी पूछ लेते हैं। काशिफ अनवर साहब, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब FPCCI से साबिक चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मिर्ज़ा साहब, ये जो रिपोर्ट FPCCI ने दी है, ये ज़रा हमें बताएं कि रिश्वत का मामला तो बहुत पुराना है। FPCCI की ये रिपोर्ट किन किन अंदाज़ों पर मबनी है या किन किन एक्सपीरियंसेस पर है कि इतनी करप्शन है जिसकी वजह से बिजनेस के मामलात को रोक लगती है, फाइलों के आगे जाने पर रोक लगती है, और इससे क्या ऐसा नुकसान हो रहा है मईशत के, मईशत रुक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपने पूछा कि FPCCI ने जो कहा है रिश्वत के बारे में, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। असल वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो शख्स बिजनेसमैन है, जो हुकूमत को टैक्स देता है, हुकूमत का मईशत का पहिया चलाता है, उसकी इज्जत जीरो है। और इस मुल्क में जितने भी अदारे हैं उन्होंने हर वक्त बिजनेसमैन पे अपने आंखें खोली होती हैं कि यहाँ आएगा तो उससे कुछ मिलेगा। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके दस्ते में हजारों किस्म की कदगन है। आप देखें, आपके मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल तकरीबन छोले ले रही है, फार्मा इंडस्ट्री बंद हो रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, मुल्की मईशत तबाही की तरफ जा रही है, रियल एस्टेट आपने बंद कर दिया है जिससे 40 किस्म के अदारे मुंसलिक थे। इन सारी बातों के पीछे क्या है? आप देख लें कि मुल्की हालात क्या है, आवाम के हालात क्या है, रोजगार है नहीं है, मईशत बुरी तरह खराब होती जा रही है। देखें, जो इंडस्ट्री मुल्क में हमारी थी, फार्मा इंडस्ट्री तकरीबन बड़ी बड़ी 12-13 इंडस्ट्री मुल्क को छोड़ के चली गई है। इंडस्ट्री लगाने के लिए कई दहाइयां चाहिए होती है।
और इन्होंने एक लम्हों में हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और सिर्फ मीडिया टॉक में कहा जाता है कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। आप देखें, आपके हमसाये ममालिक में इस वक्त जो है शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में 2, 3, 4, 5% पे है और हमारी डबल डिजिट पे है। और उसके अलावा रोजगार भी नहीं है। कारोबारी हालात देखिए, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, ट्रेड डेफिसिट देख लें। हमारी इंपोर्ट जो है इस वक्त वो तकरीबन 90 अरब डॉलर से ऊपर जा रही है और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी 30 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है और इंपोर्ट जो है वो 90 अरब डॉलर के करीब जा रही है। ये क्या वजह है? ये इतना बड़ा जो बीच में बहरान है, इसका कौन हल करेगा? अच्छा सर, एक चीज इसमें बताएं, एक चीज सर, काशिफ अनवर साहब, ये चीज चूंकि आप खुद बिजनेस कम्युनिटीज हैं, खुद एक बड़े चैम्बर को आपने लीड किया है, ये जो रिश्वत है कहाँ कहाँ आपने खुद ऐसा फेस किया हो या चैम्बर के पास ऐसे मामला आए हो कि इतनी रिश्वत है, इन इदारों में ओवर रेगुलेट हैं, 10-10 इदारों में अपनी फाइल लेके जाना पड़ता है कोई काम के लिए, बाहर से लोग आते हैं वो भी यही शिकायत करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम करप्शन और रिश्वत की बात करें तो मसला ये है कि हमारी ओवर रेगुलेशन है। और जो भी मैं अगर नॉर्मली ये बात करता हूं कि अगर आप टैक्स कलेक्टर्स और टैक्स पेयर्स की बात करें और इसी तरह से हर डिपार्टमेंट की, जिसके पास इख्तियार है उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अपनी कलम की जुम्बिश से हमें अंदर भी कर सकता है और हम सारी उम्र के लिए अंदर हो सकते हैं। तो ये तब तक हमारी करप्शन बेहतर नहीं होगी, तब तक रिश्वत सतानी बेहतर नहीं होगी, जब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी जिसके पास इख्तियार है। तो हम अगर यहाँ पर, और दूसरा हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। देखें, आप भी जानते हैं जो हमारे लीगल मामलात हैं, और हमारी जो शायद बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर जो लाल बत्ती पे रुकना है वो गरीब ने रुकना है, वो मिडिल क्लास वाले ने रुकना है, जो हायर अपर क्लास है उसने लाल इशारे पे नहीं रुकना। वो तो ये कहता है मैं फलां का बेटा हूं, कानून तो उसके लिए है ही नहीं। तो जब तक हम अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे, और फिर मैं एक ये बात भी कहता हूं कि सबसे पहले कानून का निफाज, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कानून का निफाज हो, तो सबसे पहले कानून का निफाज उभर रहा होता है जो कानून बनाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए। उन्हें सब, क्योंकि अवाम जो सीखती है, अवाम क्या सीखती है कि तमाम कंसेशंस, तमाम सब्सिडीज, और विद ड्यू अपोलोजाइज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हजरत उमर फारूक जब खलीफा थे तो उन्हें कोई रियायत थी? अगर उन्हें रियायत थी तो हमें उस सुन्नत को कायम करते हुए अपने लीडर्स को रियायत देनी चाहिए। अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को कोई भी एमनेस्टी हासिल नहीं थी और वो अकाउंटेबल थे, तो फिर हर एक को सबसे पहले अकाउंटेबल होना चाहिए। और हमारे मुआशरे से ये रिश्वत, हमारे मुआशरे से ये करप्शन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जो हमारे ज्यादा अमीर लोग हैं, जो हमारा ऐसा तबका है जो जोर आवर है, उसके बाद और जो पॉलिसी होती है वो डाउनवर्ड, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपसे हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम सबसे पहले कमजोर के ऊपर और गरीब के ऊपर अपने कानून का नफाज करते हैं। जो अमीर होता है वो तो फिर रह जाता है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो जो अमीर है उसके डॉलर्स, खरबों डॉलर्स मुल्क से जा भी रहे हैं, मुल्क में आ भी रहे हैं। जो आम एक शहरी है उसके अगर $500 भी आ जाए तो वो क्लियर नहीं करा सकता। उसके अगर स्टेटमेंट में $500 भी काफी फर्क आ जाए तो जनाब उसको नोटिस चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम करप्शन से चाहते हैं, अगर हम अपने मुल्क को इस बात से पाक करना चाहते हैं, तो हम सबको एक कटहरे में आना होगा और हमें अकाउंटेबल होना होगा। सही हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो इस वक्त ई गवर्नेंस की बात हो रही है, डिजिटल सिस्टम की बात हो रही है, बता रहे FPCCI, आप लोगों ने बात की गवर्नमेंट से कि इसी का निफाज कर लें, इसी के जरिए चीज़ों को शफाफ कर लें? हर बात यह है, देखें आप जो भी काम करें, चाहे डिजिटल सिस्टम लें या ईमेल लें, करना तो हमने ही है ना, हमारे लोगों ने ही करना ना। अगर एक चीज हमने करना है तो हम उसको भी, उसमें भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब आपके सामने है कि देखें कि मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। दुनिया में बिजनेसमैन को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में आप इंडस्ट्री लगाने का सोच भी नहीं सकते। आप एक इंडस्ट्री लगाना चाहें तो ये समझे कि आप छानने में पानी लेके आएंगे, अगला अफसर आपकी बात ही नहीं सुनता। FPR जब जी चाहता है लोगों की दुकानों पे चला जाता है, कभी उनके टायर उठा के ले जाता है,
कभी उनके जनाब वाली दुकानों पे जाके उन पे अपना जुर्माने पे बहुत बड़े करता है, कभी उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। गरीब ताजर तो रुल गया है, ताजर की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्टेज पे। हालांकि यहाँ पे देखे कितने चैम्बर्स है, एसोसिएशन है, ट्रेड बॉडीज हैं, उसके बावजूद भी कोई ऐसा हल नहीं है कि जो ताजरों की सुनाई हो। इस मुल्क में इस वक्त बेरोजगार तबका शिद्दत से बढ़ रहा है। 11-12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है सतह गुर्बत में चले गए हैं। 3-3.5 करोड़ से ज्यादा आप मुल्क में बैगिंग करने फकीर हैं, जिनको अशराफिया 1 अरब 47 करोड़ रुपया साल का देती है। सामने चीजें हैं। आपके लोग यहाँ से वीजे लगा के मजबूत जगहों पे जाते हैं तो वहां भी मांगना शुरू कर देते हैं। मुल्क की बदनामी होती है, ये क्यों होती है? और यहाँ पे हम अपने टीवी पे कहते हैं, हमारे सियासतदान आके बैठ जाते हैं, कहते हैं सब अच्छा है। देखिए, सियासतदानों के बच्चों का तो गरीब का इलाज जो है वो बाहर मुल्कों में होता है। उनको कोई तकलीफ हो, दांत का दर्द हो तो बाहर मुल्क चलते हैं। गरीब तो यहाँ दिल का इलाज मोची के पास जाएगा या धोबी के पास जाएगा। क्यों? कि वसाइल नहीं है। अस्पतालों में दवाइयां नापैद हैं, मरीजों का बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मजदूर रुल रहा है, लोग अल्लाह ताला की अच्छा, तरफ बतौर देख रहे हैं कि एफपीसीसीआई दुनिया गवर्नमेंट की से आपने बात की मिर्जा साहब? कोई ऐसी चीज, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट तक भी जाहिर है गई है, कोई किसी ने कहा है कि इसको कुछ कर लेंगे, को बेहतर कर लेंगे, को आपसे ही बात कर लेंगे? बात यह है कि गवर्नमेंट भी हम में से ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना। देखिए, एक अदारा है जिसके ऊपर एक उस शोबे का बंदा लगाना जी, बिजनेस का, उस पे वो बंदा लगा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एक अदारा है जिसमें आपको चाहिए एजुकेशन का, उसमें लगा हुआ है बंदा आपका ट्रांसपोर्ट का। अब आप बाजे इस वक्त बंदर बांट है। सर, ये चीज ओवर रेगुलेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था काशिफ अनवर साहब, ओवर रेगुलेशन एक बड़ा इशू है। जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि ओवर रेगुलेशन ही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे एक बात ये समझने वाली है कि हमारे इस वक्त भी जितने कवानीन चल रहे हैं वो बिफोर पार्टीशन के हैं और वो अंग्रेजों के वक्त के बनाए हुए हैं, वो भी एप्लीकेबल हैं। तो जो अंग्रेज ने यहाँ पर आकर सब कॉन्टिनेंट में जो कवानीन बनाए थे वो मुसलमानों और हिंदुओं की फैसिलिटेशन के लिए नहीं बनाए थे, उन्होंने उन पर गिरफ्त के लिए बनाए थे, सख्ती के लिए बनाए थे। और हम आज भी उन्हीं कवानीन का हवाला देते हैं कि फलां सेक्शन, फलां कानून जो 1932 का है, हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो देखें, हमें अपने कवानीन को दोबारा देखना होगा, हमें उन्हें दोबारा रिविजिट करना होगा, रीराइट करना होगा। और वो इसलिए नहीं हमने बनाने होंगे कि हमने आवाम को अपने शिकंजे में रखना है, वो हमने इसलिए बनाने होंगे कि हमने आवाम को फैसिलिटेशन देनी है। और जो दूसरी बात है, अगर हम ओवर रेगुलेशन की बात भी करते हैं तो जो हमारे कवानीन है वो इसलिए नहीं बनते कि जो गलती करता है वो भी कमजोर को हमने फांसी के तख्ते पे लटकाना है, जो जोरदार है वो तो वैसे ही निकल जाता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। मुझे ये बताइए कि जो हम इस वक्त आईपीपी से बिजली ले रहे हैं, हमें ये पता है कि हम कैपेसिटी चार्जेस में बहुत बड़ी पेमेंट कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम सर, ये बात तो आपकी ठीक है, वहां तो एक मामला ही बिल्कुल अलग है। काशिफ अनवर साहब, वक्त की कमी, मैं इस पर आपसे एक बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है। हमने टोटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम इस पर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब। मिर्जा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।